हाँ तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड फोर्स f be taken as fundamental quantities, then the dimensions of the mass will be। ठीक है, तो अगर क्या बोला उसने उसने बोला कि वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं, लेकिन अगर उनकी बजाय हम इनको फंडामेंटल डिफाइन कर देते, कौन कौन से को? वेलोसिटी को, फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी को। टाइम। अच्छा, एनर्जी। वेलोसिटी, फोर्स और एनर्जी। ठीक है, तो बोल रहे कि मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता फिर, तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं इनके टर्म्स में। तो हम सबसे पहले सोचेंगे क्या हम ऐसा कोई रिलेशन जानते हैं जिसमें मास, फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी मिल के आ जाए। तो अगर मिल के आ जाए, हमने मास को इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो फिर हम लिख देंगे उसके डायमेंशंस। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब ये हो गई एनर्जी। ठीक है, ये मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, तो ये फंडामेंटल है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज फंडामेंटल, वेलोसिटी इज फंडामेंटल, तो मास के डायमेंशंस निकल के आ जाएंगे, है ना। तो कैसे आएंगे? यस। मास के डायमेंशन हमने लिखे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों के डायमेंशंस का डायमेंशन हुआ ई, क्योंकि एनर्जी है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन में चली जाएगी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन v की पावर 2। तो मास के डायमेंशन फाइनली क्या हो गए? मास के डायमेंशन हो गए e इंटू वेलोसिटी की पावर -2। समझ में आया ये? हाँ, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। ठीक है, और कोई सर, क्वेश्चन? हाँ एक दो चीज पूछेंगे। हाँ बताओ। ये परमेबिलिटी क्या होता है? क्या क्या क्या? परमिएबिलिटी। तो अभी आपके पास है, फोन भी आपके पास देखिए मैं है, समझा ले देता लो। हूँ शॉर्ट में, बस है ना, इसको अभी फील करने की कोशिश मत करो, जस्ट वी हैव टू नो अबाउट दिस। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ तुझे कि एक न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ होता था। ठीक है, उसमें क्या बोलते थे हम? हमारे पास दो मासेस हैं, दो पॉइंट मासेस m1 और m2। उनके बीच में डिस्टेंस r है, r दूरी पर लिखे रखे हुए हैं वो एक दूसरे से। तो हम जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इन दोनों पे, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से देते थे। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर g क्या होता था? यहाँ पर g होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g वॉज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी मीडियम में दो पार्टिकल्स को रख दो, वो ग्रेविटेशनल पुल सेम रहेगा उसमें। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने 9th क्लास में देखा था, लेकिन एक नई चीज़ देखेंगे 12th क्लास में, वो होगा कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 और Q2, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों का साइन क्या है। तो लेट्स से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, उसको लिखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन होता है यहाँ पे, दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, मतलब अगर वैक्यूम में रखा हुआ है ये, तो मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मीडियम में रखा है तो फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी। ठीक है, और तीसरा लॉ एक होता है बायट सवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या बताता है
ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, छोटा सा कोई टीएल एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्रेशन बताना चाहता हूँ इसका। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ठीक है, ये आर वेक्टर इसको जोड़ने वाला है, वो सब भूल जाओ अभी, वो सब क्या होता है ये सब 12th में पता चलेगा। बस इस एक्सप्रेशन से जो जो म्यू नॉट होता है इस पे फोकस करना है। ये होता है परमिएबिलिटी। ठीक है, ये किस चीज़ का, ये क्या होता है, ये कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये क्या तीन अलग अलग टाइप के कांस्टेंट्स हैं। अच्छा माइंड करना, ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट की हमें पर इसकी यूनिट निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले जाएंगे। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, चार्ज का डायमेंशन पता है, दो चार्ज है वहाँ पे, रेडियस या डिस्टेंस का डायमेंशन पता है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, परमिएबिलिटी, फिर से लिख देता हूँ मैं, परमिएबिलिटी जिसको हम बोल रहे हैं म्यू नॉट, और परमिटिविटी जिसको बोल रहे हैं हम एप्सिलॉन नॉट। इन दो में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें कूलम्बिक फोर्स की वजह से, इस वाले एक्सप्रेशन की वजह से हमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, उस एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो सी का डायमेंशन तो पता है हमें, तो हमें म्यू नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है हर्षिता? हाँ श्योर, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं सर, मतलब बस इतना ही है, ठीक है, सब्जेक्टिव कर। ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन, बाय। थैंक यू सर।